बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 जिस चैप्टर का नाम था जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स के कहने पे हम सिर्फ इस वीडियो में वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो फर्दर जो क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और ये जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रॉपर तरीके से आंसर्स को मेंशन किया गया है। इंशाल्लाह जब आप इसके आंसर्स पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको हर लिहाज से ये आंसर क्लियर समझ आएगी कि भी बिल्कुल क्वेश्चन की सेंस के मुताबिक आंसर दिया गया है। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी 14.1, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या मतलब कि एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो कि ऐसे रीजन में रखा गया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। रिपीट कर रहा हूँ कि एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो कि एक ऐसे रीजन में रखा गया है या सेट किया गया है, प्लेस किया गया है, जिस रीजन में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। आगे कहते हैं जी फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज़ द फ्लक्स मैक्सिमम। ओरिएंटेशन आपने बतानी है लूप की कि वो ओरिएंटेशन क्या होगी जिसमें आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो लूप की आपने ओरिएंटेशन बतानी है कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो किस एंगल पे आप प्लेन को या लूप को रखेंगे फील्ड के अंदर कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, ये है इसका मतलब। सेकंड नंबर पे क्या कहता है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज़ द फ्लक्स इज़ मिनिमम। फिर आपने फिर ओरिएंटेशन बतानी है कि जिस पे फ्लक्स क्या आए, मिनिमम आए। तो स्टूडेंट्स आंसर की तरफ चलते हैं। अब आंसर में स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो आपने ओरिएंटेशन बतानी है कि किस ओरिएंटेशन पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर देखने के लिए आप पहले डायग्राम पे गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को प्लेस किया गया, जिस लूप को हमने वर्टिकली प्लेस किया है, यानी कि परपेंडिकुलर हमने इस फील्ड के अंदर इस लूप को प्लेस किया है। अब इस प्लेन का या लूप का आप वेक्टर एरिया फाइंड करें तो वेक्टर एरिया बनेगा फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि ये जो लूप आपने परपेंडिकुलर फील्ड के अंदर प्लेस किया है, इस लूप का जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द फील्ड। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि वेक्टर एरिया और इस बी फील्ड के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर एरिया और बी के हैं पैरेलल, तो एंगल क्या होगा, ज़ीरो। तो ओरिएंटेशन क्या आ गई, 0 डिग्री। तो अब अगर हमारे पास एंगल 0 हो वेक्टर एरिया और बी के बिटवीन, तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि फॉर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए द प्लेन ऑफ द लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर। प्लेन को आपने, इस प्लेन को आपने क्या करना है, इस फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर पुट करना है या प्लेस करना है। सो वेक्टर एरिया ए शुड बी पैरेलल। जब आप परपेंडिकुलर लूप को प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर, तो जो उस लूप या प्लेन का जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या आएगा, फील्ड के पैरेलल आएगा। सो टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, एज शो इन फिगर, जैसा कि इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है। तो मैथमेटिकल इसको स्टूडेंट्स आप अब राइट करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा। तो बी ए वैसे थीटा की जगह 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बी ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, बी ए आएगा। तो देखें फ्लक्स क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। बी ए कोई ना कोई आपके पास वैल्यू है, रिजल्ट है, तो ये फ्लक्स आ गया मैक्सिमम। मैक्सिमम कब आया फ्लक्स, जब आपके पास एंगल क्या होता है, 0, बी और ए के बिटवीन।
ए वेक्टर एरिया और बी भी वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड और वेक्टर एरिया के बिटवीन जब एंगल 0 होगा तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मिनिमम फ्लक्स की। तो फॉर मिनिमम फ्लक्स द प्लेन ऑफ द लूप इज़ पैरेलल। जब आप लूप को या प्लेन ऑफ लूप को इस फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हैं तो फिर इस लूप का जो वेक्टर एरिया होगा, नॉर्मल होगा, वो क्या होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लूप जो है, प्लेन जो है, ये फील्ड के अंदर पैरेलल पड़ी है, तो इस प्लेन का जो वेक्टर एरिया होगा वो फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। तो अब वेक्टर एरिया और बी के बिटवीन एंगल क्या है, 90। तो जब आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे cos 90 0, तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स क्या आ गया जी, मिनिमम आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 14.2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स 14.2 की स्टेटमेंट देखिएगा कि अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। वो आपको बता रहा है, अभी पूछ नहीं रहा, कह रहा है कि कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ठीक है जी। विच कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ। और जिस मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके। सिंस, अब सिंस कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ हमें पहले से बताई जाए जिसके बारे में हम जानते हो। उस चीज़ को दोबारा डिस्कस करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। तो सिंस करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। वो कहता है जैसा कि करंट को हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। सो अभी तक उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको सिर्फ बता रहा है, पूछ कुछ भी नहीं रहा। अब वो पूछने लगेगा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। वो पहली बात आपसे पूछ रहा है कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, तो फिर आपने बताना है स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि नहीं होगा, ये आपने बताना है। उसके बाद क्या है, व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। और जब चार्ज मूव करते हैं तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता, तो ये आपने बताना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा आपने इस तरह से इसको डिफाइन करना है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले उसको बताएं ताकि आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाएं साथ साथ, कि स्टेशनरी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपने मेंशन कर देनी है। फिर आंसर को खूबसूरत करने के लिए आपने मैथमेटिकल भी उसका थोड़ा सा बनाना है ताकि आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव लगे। यूजिंग दिस रिलेशन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर इसको बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कर लें। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्टेशनरी चार्जेस। तो स्टूडेंट्स जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब करंट ज़ीरो होगा। नॉट प्रेजेंट मतलब करंट प्रेजेंट नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो करंट के तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब बी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो बी क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह सेकंड बी केस क्या था जी, मूविंग चार्ज के लिए भी बताएं। तो जब चार्ज मूव करेगा तो फिर तो करंट ज़ीरो नहीं होगा ना, तो इसीलिए बी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो जब चार्ज मूव करेगा तब करंट भी होगा और फील्ड भी होगा। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है जी 14.3। कहता है कि डिस्क्राइब, बयान करें कि द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। इफ़ दी, ये तो अभी उसने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ना, जो आपने इनसाइड सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब वो यहाँ से कंडीशन लगा रहा है कि इफ़, अगर उस केस में द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ डबल, अगर हम सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर दें, बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, और नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या रखें, सेम रखें। पहला केस याद रखिएगा कि लेंथ को वो डबल करने लगा है और नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखने लगा है। फिर वो पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने बताना है। उसके बाद बी केस में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ डबल। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहा है बट द लेंथ रिमेन सेम, अब लेंथ को सेम रख रहा है। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो फिर आपने बताना है कि फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, ये एमसीक्यूज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने यहाँ पे रिलेशन देखना है सोलेनॉइड के केस में, तो वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हमने एन को रिप्लेस किया था एन कैपिटल N ओवर L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो कांस्टेंट है, जिसे हमने परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम दिया था। एन के हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल के है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आई होगा वो क्या है, करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। अब फर्स्ट केस लेते हैं जो उसने हमें बताया कि जब आप लेंथ को डबल करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखेंगे तो फिर बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो इन दिस केस L प्राइम इज इक्वल टू 2L, यानी कि लेंथ को डबल करने लगा हूँ। सो इक्वेशन 1 बिकम्स B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N ओवर L प्राइम इंटू आई। अब L प्राइम की जगह क्या लिखेंगे, 2L, मतलब लेंथ को डबल कर रहे हैं। तो लेंथ को जब डबल करेंगे तो इस L प्राइम की जगह 2L लिख दें। अब ये 1 ओवर 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई। अब स्टूडेंट्स ये म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई क्या बन गया, वो पहले वाला फील्ड। तो इसका मतलब मैंने दोबारा ये B लिख दिया और ये हाफ वैसे का वैसे। तो इसका मतलब जब लेंथ को आप डबल करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हाफ हो जाती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह एंड पे आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि दस ऑन डबलिंग द लेंथ B इज़ हाफ्ड। तो ये आपका MCQs भी बन जाएगा। B केस में क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ डबल कीपिंग द लेंथ इज़ द सेम। अब लेंथ को सेम रखें, टर्न्स को डबल कर दें, तो N प्राइम इज इक्वल टू 2N हो जाएगा। तो इस फार्मूले में आ जाए B प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N प्राइम ओवर L इंटू आई। तो स्टूडेंट्स N की जगह क्या लिखूँगा, 2N। तो मैंने इस N प्राइम की जगह 2N लिख दिया, क्योंकि टर्न्स को डबल करना है, लेंथ को सेम रखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लेंथ को हमने सेम रखा, टर्न्स को डबल कर दिया। अब स्टूडेंट्स 2 को बाहर निकाल लें ब्रैकेट से और आगे म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई वैसे का वैसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 के अलावा जो ये टर्म है ये तो हमारे पास B है, मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, तो ये B हम लिख देंगे और ये 2 वैसे का वैसे। तो इसका मतलब जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं और लेंथ को सेम रखते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2B आ चुका है। ठीक हो गया। तो एंड पे आप स्टेटमेंट की सूरत में लिख सकते हैं कि दस ऑन डबलिंग द टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स सो B इज़ डबल्ड। तो ये था आपके पास 14.3। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिटेल में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। 14.4 स्टेटमेंट है जी, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन। कह रहा है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 प्लेन है, y एक्सिस, x एक्सिस। डायग्राम में स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये x एक्सिस, सॉरी ये z एक्सिस, यहाँ पे ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब जो z एक्सिस है ये बेसिकली यहाँ पे आप लोगों की तरफ है, लेकिन यहाँ पे हम लाइन ड्रा नहीं करके दिखा सकते, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिटाया हुआ है। अब इस z की बैक साइड पे क्या होगा, नेगेटिव z। तो उस नेगेटिव z को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो z होगा, अगर ये वाला z एक्सिस आप लोगों की तरफ है तो इसका मतलब इसका जो नेगेटिव z होगा वो इस प्लेन की तरफ होगा, पेज की तरफ होगा, पेपर की तरफ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव z एक्सिस क्या है, इनटू द पेपर, कि इस पेज की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो वो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है या जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लेना है वो नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है सारा। तो इस रीजन के अंदर ये जो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें डायरेक्शन बताता है इनटू द पेपर। इसका मतलब इनटू द पेपर z एक्सिस भी खड़ा है, नेगेटिव z एक्सिस। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लेना है वो नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में लेना है। तो नेगेटिव z एक्सिस क्या है, इनटू द पेज। तो मैंने फील्ड भी क्रॉस वाला लिया, जिसका मतलब क्या होता है, इनटू द पेज। तो हमने नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में क्रॉस का फील्ड ले लिया। आगे क्या कहता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप बताएं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जब इस फील्ड वाले रीजन के अंदर एक प्रोटॉन मूव करेगा। उसके बाद कहता है विल प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, कि जो
प्रोटॉन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है इस फील्ड वाले रीजन के अंदर, क्या मैग्नेटिक फोर्स के लगने के बाद वो उसी एक्स वाली डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? ये दूसरा पॉइंट पूछ रहा है। पहले नंबर में मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले पॉइंट में मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कि अगर एक प्रोटॉन, यहाँ पे डायग्राम में देखें, एक प्रोटॉन इस फील्ड वाले रीजन में जब इंटर होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो ये आपने बताना है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। फिर वो कहता है कि वो जो प्रोटॉन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस फील्ड के अंदर आ रहा था, मैग्नेटिक फोर्स के लगने के बाद क्या वो उसी एक्स डायरेक्शन में अपनी मोशन जारी रखेगा, क्या उसी एक्स की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? तो ये आपने उसको सेकंड नंबर पे बताना है। एक्सप्लेन करें जी इस बात को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फोर्स का रिलेशन होता है F = Q × V × B। तो इस केस में हमें इस डायग्राम से थोड़ा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये आपको डिटेल में टॉपिक भी समझाया हुआ है। हम जानते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है परपेंडिकुलरली, तो वो सर्कुलर पाथ में क्या हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने आप को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देता है। अगर उस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंटर किया जाए तो। अब यही चीज़ यहाँ पे गौर से देखें कि जब ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इंटर होने लगेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस का फील्ड क्या है, इनटू द पेपर, तो आप अपना फ्लेमिंग राइट लगा लें या लेफ़्ट लगा लें या पाम रूल यूज़ करें। हमने आपको वीडियो में ये बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तीनों चारों रूल जो है ना आपको समझाए हुए हैं। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप अपनी स्टेप फिंगर सेट करें राइट हैंड की, ये मैं आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता रहा हूँ। तो फटाफट स्टूडेंट्स आप अपनी स्टेप फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करें और स्टेप के बाद जो सेकंड फिंगर है इसको आप इनटू द पेज सेट करें। थंब को जैसे ही छोड़ोगे तो थंब आपका अपवर्ड आएगा, ये आप करके देख लें, फटाफट करें। तो थंब आएगा अपवर्ड, तो इसका मतलब फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड लगेगी प्रोटॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फिर डाउनवर्ड लगती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड लगती, यहाँ पे प्रोटॉन कहा गया तो प्रोटॉन की फोर्स क्या होगी, अपवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने क्लियर कर दिया कि फोर्स क्या लगेगी जी, वर्टिकली अपवर्ड लगेगी। तो ये आपका स्क्रीन में जो अपना आंसर में जो डायग्राम बनाई गई है यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसका वो कह रहा था कि फोर्स लगने के बाद क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोटॉन मूव करता रहेगा। तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को इंटर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स के लगने से वो क्या होगा, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर लेगा या बेंड हो जाएगा सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो इसीलिए चार्ज पार्टिकल जो इंटर होगा वो क्या करेगा, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उसमें हमने लिखा हुआ है कि नो, द प्रोटॉन विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स विल कन्वर्ट द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द प्रोटॉन इनटू द सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं 14.5 की तरफ, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? ये तो बड़ी सिंपल सी वो बात कर रहा है, बल्कि पूछ नहीं रहा, बता रहा है। क्या बता रहा है कि दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं जिनको फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंटर किया जा रहा है और वो दोनों जो हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गए हैं। तो इसका मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गए हैं तो वो कहता है आपका क्या कहना है कि क्या हुआ है। तो हम यही कहेंगे भी एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट प्रोटॉन पे होती है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा। तो यही चीज़ आप रिजल्ट में लिख देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। तो इसको आप समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है 14.6, कहते हैं सपोज दैट अ चार्ज Q इज मूविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज Q मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V। वाई इज देयर, यहाँ से देखिएगा, वाई इज़ देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज Q। उस चार्ज Q पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है उसकी वजह से वर्क डन क्यों नहीं होगा।
वजह बताएं। तो स्टूडेंट्स आपको टॉपिक में हम डिटेल में ये बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। अज्यूम कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर क्रॉस से शो किया हुआ है। इसके अंदर जब यहाँ से आप एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करेगी और उस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी। मतलब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सेंटर की तरफ ये फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये आप फ्लेमिंग लेफ़्ट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद अगर इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसी तरह इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये डाउनवर्ड होगी। कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आप इंटर करेंगे तो फिर वो सर्कुलर पाथ में अपने आप को बेंड करेगा और मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब सर्कल में जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो हर पॉइंट पे जो उसके फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो वो फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो फिर याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो अब अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे फोर्स ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल 90। तो वर्क का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, एफ डॉट डी, एफ डी कोस थीटा, थीटा की जगह 90 तो कोस 90 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने कहा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क होगा वो 0 मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इसकी वजह से वर्क नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन है जी 14.7। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कि एक चार्ज पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में किसी रीजन ऑफ स्पेस में मूव कर रहा है। कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज़ 0। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कहता है क्या आप ये बता सकते हैं कि उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। इस बात की गारंटी दे सकते हैं आप कि जिस रीजन में, स्पेस ऑफ रीजन में आपका चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। तो ये आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वहाँ फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में, स्पेस ऑफ रीजन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि वहाँ फील्ड नहीं होगा। फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे दो केस बनाएंगे। केस 1 होगा जी, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स सो द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये हो सकती है कि अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दूसरी बात क्या हो सकती है कि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड सो द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अगर वहाँ फील्ड है लेकिन उस फील्ड के पैरेलल अगर चार्ज पार्टिकल हो सकता है आपका मूव कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि उस फील्ड वाले रीजन में आपका चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो या उसको इंटर किया गया हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब वहाँ फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहले केस में हमने देखा कि फील्ड अगर नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। दूसरे केस में हमने कहा कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको फील्ड के अंदर हमने पैरेलल इंटर किया है या एंटी पैरेलल, तो फिर भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्ट क्या आता है, 0। तो जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, F = QVB sin थीटा। थीटा की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप पैरेलल की बात कर रहे होंगे तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और जब आप चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल, यानी कि चार्ज पार्टिकल फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, तो फिर भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि sin 180 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 14.8 की तरफ। वाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कहता है कि जब आप टीवी स्क्रीन की पिक्चर या टीवी स्क्रीन के करीब
जब आप कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो उस टीवी स्क्रीन पे जो पिक्चर होती है वो डिस्टॉर्टेड क्यों होने लग जाती है, ख़राब क्यों होने लग जाती है, ये आपने रीज़न बतानी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली बात तो ये याद रखें कि आपने टीवी वो वाली लेनी है या उस टीवी की बात करनी है जिसके अंदर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO ट्यूब जो है वो यूज़ की गई हो। तो उसमें हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है F = Q × V × B। तो इस फोर्स के फार्मूले को देखते हुए हमने ये बात प्रीवियस चैप्टर में और CRO के टॉपिक में डिटेल में पढ़ी है कि जब भी हमारे टीवी स्क्रीन के करीब एक मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसकी जो पिक्चर है, तस्वीर जो है वो ख़राब इसीलिए होने लग जाती है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपना पाथ को डिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पे डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है। यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन इज़ फॉर्म्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे पास टीवी स्क्रीन की पिक्चर बनती है वो चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। चार्ज पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन या इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी पिक्चर जो है वो बनती है टीवी स्क्रीन पे। सो व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द स्क्रीन, जब आप स्क्रीन के करीब मैग्नेट को लेके आते हैं, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स के इंटरेक्शन की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टीवी स्क्रीन पे जो पिक्चर होती है वो ख़राब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द डिस्टॉर्शन ऑफ द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन। तो बड़ा आसान सा आंसर था जी, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला एक्सरसाइज। हर पेपर में अगर आप देखें तो हर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14.9। कहते हैं जी, इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि आप एक करंट लूप को यानी कि लूप की मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करें कि वो आपका लूप या कॉइल जो है रोटेट ना करे। तो बिल्कुल हम कॉइल को फील्ड के अंदर अगर परपेंडिकुलर प्लेस करें तो फिर जाहिर सी बात है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कंडीशन हो सकती है, पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यस बाय यूजिंग टॉर्क इज इक्वल टू नियाब कोज अल्फ़ा या बिना कोज अल्फ़ा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया हुआ है वीडियो में, लेक्चर में, कि आप टॉर्क जो है करंट कैरिंग कॉइल वाले टॉपिक में चाहे इसको बिना कोज अल्फ़ा के नाम से याद रखें या इसको नियाब के नाम से याद रखें। तो हेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड when the plane of the loop is at right angle to the magnetic field, यानी कि अगर प्लेन को हम 90 के एंगल पे फील्ड के अंदर प्लेस करें तो फिर आपकी जो कॉइल होगी या लूप होगा वो रोटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि cos 90 ज़ीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये आंसर राइट करेंगे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 14.10। तो स्टूडेंट्स 14.10 की स्टेटमेंट देखिएगा, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि एक करंट लूप को आप यूज़ करके कैसे बता सकते हैं कि किसी रीजन ऑफ स्पेस में, गिवन रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी है या नहीं है। यानी कि एक करंट लूप को लेकर आपने किसी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में बताना है कि वहाँ पे फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द करंट लूप शुड बी प्लेस्ड इन द गिवन रीजन ऑफ स्पेस एट वेरियस ओरिएंटेशंस, कि आप वो करंट लूप लें और उसको उस गिवन रीजन ऑफ स्पेस में जाके डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे बारी बारी आप प्लेस करके देखें। तो टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस करंट लूप को डिफरेंट एंगल्स पे प्लेस करेंगे उस गिवन रीजन ऑफ स्पेस के अंदर। इफ़ फॉर एनी ऑफ द ओरिएंटेशन, कोई भी ऐसी ओरिएंटेशन आ जाती है, कोई भी एक ऐसा एंगल आ जाता है जिसमें लूप शोज डिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे आपकी डिफ्लेक्शन लूप शो कर रहा हो, then we can say that magnetic field is present, otherwise not। अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज करके देखनी है ना, मतलब आपने उस करंट लूप को
आपने बारी बारी डिफरेंट एंगल्स पे रखते जाना है उस गिवन रीजन ऑफ स्पेस में। तो किसी न किसी एंगल पे अगर वो लूप आपको डिफ्लेक्शन शो करके दे तो आपने समझ आना है कि वहाँ उस रीजन में फील्ड मौजूद है। अगर वहाँ हर एंगल से आपने रख के देख लिया और डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही तो इसका मतलब होगा कि उस गिवन रीजन ऑफ स्पेस में कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं 14.11 की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ द केमिकल एलिमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए आप केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास बड़ा आसान सा आंसर है कि आप केमिस्ट्री में आर्टिकल पढ़ चुके हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो उसमें आपने केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करके देखा था। हम ये वाला टॉपिक जो है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का चैप्टर 21 में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि किस तरह से आप केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने जो पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, उनके जो रेडियाई होंगे, डिफरेंट रेडियाई होंगे, तो उनका जो रेडियाई होगा वो मैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैस पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आयंस ऑफ द डिफरेंट मैस विल मूव अलोंग द पाथ, जिसकी वजह से अगर उनका मैस डिफरेंट है तो उनका रेडियाई भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से पाथ भी डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आयंस ऑफ द डिफरेंट मैसेज विल मूव अलोंग द पाथ ऑफ द डिफरेंट रेडियाई। Thus the isotopes of the chemical element can be separated from each other using the mass spectrograph। अब किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये आप केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। हम लोग जो है वो 21 चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।